वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें रिवाइज करवाता हूँ। आपने अगर जो हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर पिछला लेक्चर इसका डिस्कस किया था, अगर आप लोगों ने वो चीज़ें अभी रिवाइज नहीं की हुई तो काइंडली पहले वो कर लें। उसमें हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ें रिवाइज करने के लिए जो यहाँ की ज़रूरत होगी, उसमें हमारे पास अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर्स थे, ख़ास करके प्रोलीन एंड ग्लाइसिन। ग्लाइसिन वो था जिसमें हमारे पास एक हाइड्रोजन था आर की जगह पर। प्रोलीन वो था जिसमें हमारे पास अल्फा कार्बन रिंग का पार्ट था एक। तो ये चंद एक चीज़ थी। इसके अलावा जो हमने रोटेशन पढ़ी थी पेप्टाइड बॉन्ड में, दो तरह की रोटेशन थी। एक कार्बन कार्बन बॉन्ड के दरमियान थी, एक सी एन कार्बन और नाइट्रोजन बॉन्ड के दरमियान थी। तो एक को हमने 5 बोला था और एक को 6 बोला था। यहाँ पे कुछ डिस्कशन होगी उसके बारे में, लेकिन आपको ये चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। लेट्स स्टार्ट विद। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता क्या है? हमने ये चीज़ पढ़ी थी प्राइमरी स्ट्रक्चर में कि बहुत सारे अमाइनो एसिड्स मिलके पेप्टाइड बॉन्ड के ज़रिए से क्या बनाते हैं, लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन्स। लेकिन जो प्रोटीन्स होते हैं उनके ग्लोबुलर स्ट्रक्चर में जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है वो काफ़ी अच्छी खासी लंबी होती है। तो वो जो एक ही ग्लोबुलर प्रोटीन होता है उसमें बहुत सारी उसकी कन्फर्मेशन होती हैं। कहीं पे वो स्ट्रेट फॉर्म में होता है, कहीं पे वो रिंग की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, कहीं पे शीट्स की फॉर्म में होता है, या फिर कहीं पे टर्शरी या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर उस एक ही प्रोटीन के अंदर ये चीज़ें पाई जाती हैं। तो वही जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो अक्सर जगहों पे सेकेंडरी स्ट्रक्चर का रुख इख्तियार करती है। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है? फोल्डिंग पैटर्न्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। तो यहाँ पे इसकी मेनली दो टाइप्स हम डिस्कस करेंगे, एक अल्फा हेलिक्स है और दूसरा बीटा शीट्स है। लेट्स स्टार्ट विद अल्फा हेलिक्स। अच्छा, अल्फा हेलिक्स में देखिए हमारे पास यहाँ पे ये हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन शो की गई है। अच्छा बेटा, यहाँ पे देखिए हमारे पास ये एक एक अलग हमारे पास अमाइनो एसिड है। ठीक है, बहुत सारे अमाइनो एसिड इस तरह आपस में मिलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए से, और ये आपस में क्या कर रहे हैं, एक लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन बना रहे हैं। अब यहाँ पे हो क्या रहा है? यहाँ पे देखें ये जो हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड का ये हमारे पास प्लेन है। ठीक है, यहाँ पे इस साइड पे भी इसकी रोटेशन होती है। इसको हमने क्या बोला था, मैं इधर साथ लिख रहा हूँ। इसके एक को हमने बोला था 5 और दूसरी रोटेशन को हम क्या बोलते थे, साई। हमें पता है कि जो हमारे पास मेन एक कार्बन बॉन्ड था उसके जो एक बॉन्ड इस तरफ है और अगर दूसरा बॉन्ड हमारे पास इस तरफ है, ये हमारे पास सेंटर है। इसकी एक साइड वाली ये रोटेशन को हम क्या बोल रहे थे, 5, और दूसरी को हम साई बोल रहे थे। मैंने इसलिए स्टार्ट में बोला कि आपको ये चीज़ें पहले से रिवाइज करनी चाहिए। और इसके एंगल हमने कितना पढ़ा था, 0 से लेके 180 तक, या फिर -180 से लेके +180 तक इसकी रोटेशन पॉसिबल है। तो यहाँ पर जो मोस्टली इसकी रोटेशन हो रही है अल्फा हेलिक्स में, देखिए यहाँ पर ये बॉन्ड रोटेट कर रहे हैं। तो इसकी जो रोटेशन है 5 कितनी है और साई कितना है, मैं ये यहाँ साथ पे लिख देता हूँ। -45 डिग्री से लेके -50 तक होता है ये। -45 से लेके, मैं इधर सिर्फ -45 लिख रहा हूँ, प्लस ये 50 तक भी होता है। ये इसकी रेंज है कि ये वाला एंगल इतना होगा, जो ये राइट साइड वाला ये वाला एंगल। और जो 5 एंगल हमारे पास वो कितना है इसका, ऑलमोस्ट -60। ये एंगल ऑफ रोटेशन है। ये जो दो बॉन्ड आपस में रोटेट करते हैं। अगर आप लोगों को ये बातें नहीं समझ आ रही तो मैं आपको दोबारा ये कह रहा हूँ, ये लेक्चर पास करें, ये वाला एंगल रोटेशन वाले टॉपिक पीछे ओपन करें प्राइमरी स्ट्रक्चर्स में जाके। तो ये यहाँ पे मुख्तलिफ में शो की, ये कार्बन बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन है वाइट सर्कल में, रेड कलर में हमारे पास ऑक्सीजन है, ये ब्लू कलर में नाइट्रोजन है। और ये मैं देखिए यहाँ मैंने सर्कल भी किया, ब्लू कलर नाइट्रोजन से क्या मुराद है, ये हमारे पास रोटेशन है। इसके इर्द गिर्द हम देखेंगे ये पेप्टाइड बॉन्ड का पार्ट है। अब यहाँ पे देखें हर एंगल के दरमियान इसका ये एक रिपीटिव सब यूनिट है। ये जो हेलिक्स बन रहा है, हेलिक्स कैसे बन रहा है, ये देखिए ये एक इमेजिनरी प्लेन है। ये वाला मैं इसके साथ हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाला ये इसका इमेजिनरी प्लेन है जिसके इर्द गिर्द ये क्या कर रहे हैं, कोयलिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखें वो प्लेन नहीं है, प्लेन को हमने हटा लिया, लेकिन बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम है। लेकिन यहाँ पर ये क्या चीज़ शो कर रहा है, यहाँ पे देखें हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो की गई है। लेकिन अब हर टर्न के दरमियान डिस्टेंस कितना है, 5.4 एंगस्ट्रॉम।
5.4 एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम कितने के बराबर होते हैं? 0.1 नैनोमीटर के, 0.1 नैनोमीटर के बराबर होते हैं। और 0.1 नैनोमीटर या फिर आप दूसरा क्या बोलते हैं 10⁻⁻⁹ मीटर। तो हर एक रिपीटेड सब यूनिट में रेजिड्यूज कितने हैं? 3.6 रेजिड्यूज। इससे क्या मुराद है कि हमारे पास यहाँ पे कितने अमाइनो एसिड्स होंगे एक टर्न में। तो यहाँ पे आप काउंट भी कर सकते हैं। काउंट आप कैसे करेंगे? आप ये नाइट्रोजन काउंट करेंगे कि कितने नाइट्रोजन, जितने नाइट्रोजन है मतलब उतने हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं, उतने रेजिड्यूज हैं। 1 2 3 एंड ये इसकी बैक साइड पे क्या है? 4 है। तो 4 है तो ये कुछ इसका भी पार्ट है, तो इसलिए अगर फ्रैक्शन में कर जाएं तो फिर 3.6 बनता है। लेकिन ये डिपेंड करता है, 3.6 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, समटाइम 3 भी हो सकते हैं। और ये यहाँ पे देखें, ये जो पर्पल कलर है हमारे पास, ये आर ग्रुप को शो कर रहा है। तो आप इस स्ट्रक्चर में देखें जहाँ भी आर ग्रुप है, आर ग्रुप क्या करता है? आउट ऑफ प्लेन निकल जाएगा। जो सेंट्रल पेप्टाइड बॉन्ड, रिजिड बॉन्ड, तो उसकी रोटेशन होती है, वो सारा हेलिक्स का पार्ट होगा। लेकिन ये जो आर ग्रुप्स हैं ये इसके आउटवर्ड मूव कर रहे हैं। तो अब नेक्स्ट इसी के आगे देखते हैं राइट हैंड और लेफ्ट हैंड रूल क्या है। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर देखें, ये हमारे पास जो हेलिक्स होता है ये मोस्टली राइट हैंडेड होता है। ये हेलिक्स कौन सा है? राइट हैंडेड। अब राइट हैंडेड क्या होता है? अब यहाँ पे देखें, मैं इसको पहले ये सेंट्रल एक एक्सिस डिनोट कर रहा हूँ, ये समझाने से पहले आप यहाँ पे आ जाए। ये देखें, आप राइट हैंड लें, ये वाला, ये हमारा राइट हैंड है और ये हमारे पास लेफ्ट हैंड है। राइट हैंड के थंब आप करें, लेफ्ट हैंड का भी थंब इस तरह सीधा करें। और देखें ये जो फिंगर्स की कर लेंगे हमारे पास, जो रोटेशन ऑफ एंगल ऑफ रोटेशन है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज बन रहे हैं। और आप यहाँ पे देखें, ये बिल्कुल अगर मैं इसकी सेंटर में एक एक्सिस ड्रा करूँ, जो मैं पीछे ड्रा करने की कोशिश कर रहा था, तो ये बिल्कुल उसी डायरेक्शन में जा रही हैं। आप ये देखें, अगर मैं ये देखें, हमारे पास ये एंगल ऑफ रोटेशन है। ये एंगल ऑफ रोटेशन कौन सा होता है? एंटी क्लॉकवाइज होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कौन सा एंगल ऑफ रोटेशन बन रहा है? देखिए, ये क्लॉकवाइज बन रहा है। आपको क्लियर डिफरेंसेस शो हो रहे हैं यहाँ पे। अगर ये क्लॉकवाइज हो तो ये लेफ्ट हैंडेड होता है, और अगर ये इस तरफ हो तो ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज हो तो फिर ये राइट हैंडेड है। तो आप यहाँ पे देखें, ये कौन सी साइड थी? ये इसके एंगल इसके साथ साथ बना लें और देख लें ये कौन सी डायरेक्शन बन रही। तो ये कौन सी डायरेक्शन हमारे पास? ये एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज कौन सा होता है? राइट हैंडेड होता है। नहीं तो सिंपली आप बोलें, अगर आप इस तरफ ये देखें, या मैं एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, ठीक है, तो ये हेलिक्स जो बन रहा है ये हमारे पास क्या होगा? राइट हैंडेड होगा। और अगर इस तरह मैं इसके क्लॉकवाइज हूँ, ये देखें स्टार्ट में कहाँ से कर रहा हूँ? क्लॉकवाइज कर रहा हूँ। अब ये जो हेलिक्स बन रहा है ये कौन सा होगा? हमारे पास लेफ्ट हैंडेड होगा। तो ये तो था इसका राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड का कंसेप्ट। अब इसमें जो एक और चीज़ हमारे पास रह गई है वो चल मैं आगे जाकर डिस्कस करता हूँ। ये राइट हैंड लेफ्ट हैंड कंसेप्ट क्लियर हो गए। अब यहाँ पे देखें, ये इसका सामने से व्यू है। ये इसमें एक एम्प्टी स्पेस नज़र आ रही है, जो कि हमारे पास इसका वो सेंट्रल हमने एक्सिस लिया था कि इसके गिर्द दिए देखें सारी चीज़ें वो क्या कर रहे हैं? हेलिक्स। ये टॉप से इसका व्यू है, जिसके गिर्द क्या कर रही हैं? हेलिक्स बना रही है, रोटेट कर रही हैं। तो ये हमारे पास आर ग्रुप्स हैं। ये देखें, यहाँ से बिल्कुल क्लियर है कि सारे आर ग्रुप्स क्या कर रहे हैं? आउटसाइड पे प्रोट्रूड कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट भी है, ये कि सेंटर से खाली नहीं होता जैसा यहाँ पे शो किए गए। ये बिल्कुल कम्पैक्ट फॉर्म होते हैं। जो एटम्स हैं आपस में वही दूसरे से क्या होते हैं? बॉन्डिंग में होते हैं या फिर जुड़े हुए होते हैं। अब ये हेलिक्स बनता क्या है, कैसे है, इसको क्या चीज़ स्टेबलाइज कर रही होती है? तो यहाँ पे पीछे आए, यहाँ पे देखें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो की गई थी, ठीक है, एक नाइट्रोजन के दरमियान या नाइट्रोजन के साथ जो यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है इसके दरमियान, और यहाँ पे जो कार्बोनल ग्रुप का ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बोनल ग्रुप के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान क्या हो रही होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए एक और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ पे हो रही है? ये हमारे पास फर्स्ट अमाइनो एसिड है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये हमारे पास फोर्थ इसकी बैक साइड पे, ये वाला समझिए फोर्थ है। फर्स्ट और फोर्थ के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, या फर्स्ट और थर्ड के दरमियान भी हो जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या फर्स्ट
थर्ड के दरमियान होती है या फिर फर्स्ट और फोर्थ के दरमियान होती है, लेकिन फर्स्ट और टू के दरमियान ही हो सकती है क्योंकि इनके एटम्स आपस में एक प्लेन में नहीं है, तो उनका प्लेन में होना ज़रूरी होता है। तो हम यहाँ से अब आगे चलते हैं। ये हाइड्रोजन बांडने का आपने देख लीजिए, हाइड्रोजन बांडने क्योंकि बहुत ज़्यादा होती है, एक हेलिक्स एक टर्न के अंदर भी 3-4 जगह पे ये हमारे पास हाइड्रोजन बांडने बांध जाती है, तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है जिसकी वजह से अल्फा हेलिक्स फॉर्मेशन हमारे पास पाई जाती है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ हेलिक्स। अब हेलिक्स को कौन सी चीज़ स्टेबलाइज कर रही है और कौन सी चीज़ डिस्टेबलाइज करेगी, तो यहाँ पे चंद एक फैक्टर्स डिस्कस किए गए। सबसे पहले हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन से क्या मुराद है, अगर हमारे पास अमीनो एसिड की रेजिड्यूज हैं वो कौन से हैं, कोई भी ऐसा ग्रुप है जिसमें आर ग्रुप्स जो हैं उसमें हमारे पास चार्जेस हैं और सेम चार्जेस एक साइड पे आ जाएं, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन में एक GLU रेजिड्यू है, ग्लूटामेट, आई थिंक सो ये ग्लूटामेट है क्योंकि इसका अपना लेटर नहीं है, ग्लूटामेट है, तो इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप पाया जाता है और कार्बोक्सिल ग्रुप के ऊपर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो जो साथ वाला हमारे पास इसी एक टर्म में जो दूसरा रेजिड्यू होगा GLU का, तो जो उसके ऊपर चार्ज नेगेटिव होगा ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये रिपल्शन क्या करती है, हेलिक्स की स्टेबिलिटी पे असरअंदाज होती हैं और उसको डिस्टेबलाइज कर रही होती हैं। तो इसी तरह हमारे पास अगर और दूसरे रेजिड्यूज हैं, यहाँ पे जो बुक्स में एग्जांपल दी गई है मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ, लेनिंजर प्रिंसिपल बायोकेमिस्ट्री की जो बुक है उसमें से। तो अगर हमारे पास लाइसिन या फिर अर्जिनिन की रेजिड्यूज हैं तो उनके ऊपर जो आर ग्रुप है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, तो इस तरह वो पॉजिटिव चार्जेस भी आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास इसका आर ग्रुप है, आर ग्रुप का साइज मैटर करेगा। तो यहाँ पे आर ग्रुप कैसे एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ये जिस तरह चार्जेस हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन में भी हमने बात की है कि अगर उनके ऊपर चार्जेस हैं या फिर अगर उनका साइज बड़ा है, बल्कि न सिर्फ आर ग्रुप, अगर आर ग्रुप का साइज काफ़ी बड़ा है तो फिर भी वो स्टेरिक इनवर्स का आपने कंसेप्ट पढ़ा हुआ है और एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं, रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास डिस्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरेक्शन बिटवीन आर ग्रुप्स। तो जो हमारे पास इंटरेक्शन बिटवीन आर ग्रुप्स है, अगर हमारे पास जो आर ग्रुप्स हैं जो अमीनो एसिड रेजिड्यूज हैं वो मुख्तलिफ हैं, कुछ पॉजिटिवली चार्ज होंगे और कुछ नेगेटिवली चार्ज रेजिड्यूज हैं। तो जो पॉजिटिवली चार्ज रेजिड्यूज हैं वो नेगेटिवली चार्ज रेजिड्यूज से कुछ डिस्टेंस पे होते हैं, 3 और 4 रेजिड्यूज अवे ऑन द एवरेज। तो आपस में क्या बना लेते हैं, आइन पेयर बनाते हैं, या फिर इस तरह वो आपस में कुछ और इंटरेक्शन डेवलप कर लेते हैं, या वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ज़्यादा तो फिर वो स्टेबलाइज कर होगा। अगर वो किसी और इंटरेक्शन में वाल फॉर एग्जांपल हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस में, तो फिर वो क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को डिस्टेबलाइज कर देंगे पूरे स्ट्रक्चर को। और नेक्स्ट हमारे पास चौथा फैक्टर है प्रोलीन एंड ग्लाइसिन रेजिड्यू। प्रोलीन के स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो हमारे पास अल्फा कार्बन है वो रिंग का पार्ट होता है, जो और हमारे पास अमाइनो ग्रुप लगा होता है अल्फा कार्बन के साथ, वो रिंग का पार्ट है। उस रिंग के ऊपर हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हिस्सा ले सके। तो एक तो ये वजह हो जाती है कि वो डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर है प्रोलीन, क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन नहीं है जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हिस्सा ले सके। तो हमारे पास अल्फा हेलिक्स की फॉर्मेशन होती तब है कि जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग है फर्स्ट और थर्ड रेजिड्यूज के दरमियान, ये इस तरह। और दूसरी चीज़ क्या है, इसमें हमारे पास रिजिड बॉन्ड है, क्योंकि नाइट्रोजन के दोनों साइडों पे जो रोटेशन हो रही थी हमने उसको नाम दिया था फाई और साई, और वही रोटेशन रिस्पॉन्सिबल थी जो हमने पीछे एंगल देखे -50 और -60 डिग्री रिस्पेक्टिवली दोनों साइडों पे जो था, वो चीज़ क्या कर रही थी, इसको यहाँ पे नहीं है, वो रोटेशन नहीं होगी। फिलहाल जब रोटेशन नहीं है तो वो हेलिक्स में टर्न चाहिए जो हमें क्लॉकवाइज हम उसकी रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज करवा रहे थे, वो रोटेशन कैसे, जब रोटेशन नहीं होगी तो हेलिक्स फॉर्मेशन नहीं होगी। अगर जितने प्रोलीन रेजिड्यूज मौजूद हैं तो हेलिक्स के स्ट्रक्चर को
डिस्टेबलाइज कर रहे थे। इस तरह ग्लाइसिन रेजिड्यूज हैं, ग्लाइसिन में क्या होता है, आर चेन बहुत छोटी होती है, एक सिंपल एच होता है। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा होता है, ये बनाते तो हैं अगरचे इनमें कन्फर्मेशनल स्टेबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, इनको आर ग्रुप बल्कीनेस नहीं है, तो थोड़ा बहुत इनका ट्विस्ट ईजी होता है, रोटेशन, लेकिन इनका जो हेलिक्स फॉर्मेशन होती है वो अल्फा हेलिक्स जैसी नहीं होती, इसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हेलिक्स डाइपोल। हेलिक्स डाइपोल क्या है, ये हमारे पास नेक्स्ट डायग्राम है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस शो किए गए हैं, जो कि किसको शो कर रहे हैं, जहाँ भी हमारे पास फॉर एग्जाम्पल अगर कार्बोनल ग्रुप के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो कहीं भी जहाँ नेगेटिव चार्ज है वहाँ नेगेटिव को शो कर रहा है, जहाँ भी अमाइनो एसिड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो उसके पॉजिटिव को शो कर रहे हैं। तो जो एंड है हमारे पास, एक साइड पे अमाइनो टर्मिनस है हेलिक्स का और दूसरी साइड पे हमारे पास कार्बोक्सिल टर्मिनस है। अगर अमाइनो ग्रुप के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, अगर अमाइनो ग्रुप के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो फिर ये क्या होते हैं, स्टेबिलिटी होगी, क्योंकि ये नीचे वाले पॉजिटिव चार्ज के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हिस्सा ले लेंगे ये वाले रेजिड्यूज, और ये स्टेबलाइजिंग फैक्टर है। अगर अमाइनो ग्रुप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो फिर ये क्या करेगा, पॉजिटिव के साथ रिपल्शन होगी, तो ये हेलिक्स के लिए एक डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर है। और डाइपोल से क्या मुराद है, हमें पता है जो पेप्टाइड बॉन्ड है कार्बन नाइट्रोजन के दरमियान, तो वो एक पोलैरिटी वहाँ पे मौजूद होती है, और वो पोलैरिटी क्या होती है, पूरे हेलिक्स के अलॉन्ग एक्सटेंड कर रहा है, जिसके पूरे मॉलिक्यूल में ये डाइपोल पाया जाता है। और ये डाइपोल फिर एंड वाली है जो टर्मिनल पे फ्री कार्बन एटम फ्री रेजिड्यूज है, यहाँ पे जो भी चार्जेस होंगे उनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, और ये इसी के लिए उल्ट है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो फिर ये जिस तरह हमने ऊपर पढ़ा है वहाँ पे नेगेटिव स्टेबिलिटी की अलामत है, यहाँ पर पॉजिटिव स्टेबिलिटी की अलामत, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव स्टेबलाइज नहीं करेगा क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेंगे। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बीटा शीट्स के बारे में। अब ये इसकी दूसरी कन्फर्मेशन है, हमने ऊपर बहुत सारे फैक्टर्स पढ़े हैं जो उसको डिस्टेबलाइज कर रहे थे अल्फा हेलिक्स को। यहाँ पे अब बीटा शीट्स हम पढ़ते हैं। अब यहाँ पे कौन सी चीज़ इसको फेवर कर रहे थे, मोस्टली जिस तरह वहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर से जो अल्फा हेलिक्स की फॉर्मेशन नहीं होने दे रहे थे या फिर उसमें काफ़ी ज़्यादा डिस्टेबलाइज कर रहे, तो वही फैक्टर्स यहाँ पे ऐसा लिखा तो नहीं हुआ, लेकिन आप मतलब ये गैस ले सकते हैं, थोड़ा बहुत हिंट ही है कि मतलब अब वो चीज़ें बीटा कन्फर्मेशन में पाई जाती है। तो यहाँ पे देखिए दो तरह की इसमें हमारे पास होंगी। सबसे पहले डिस्कशन करते हैं पैरेलल और एंटी पैरेलल। यहाँ पे जो शीट्स है मुख्तलिफ इसकी पैरेलल फॉर्म में, ये देखें अब ये मुख्तलिफ प्लेन है। अगर मैं इसको इस तरह बनाऊं, ये देखें ये एक प्लेन है, ये एक रेजिड्यू, दूसरे रेजिड्यू इस साइड पे, तो यहाँ पे ये कह लें कि यहाँ पे हमारे पास रोटेशन है, ठीक है। फिर नेक्स्ट रेजिड्यू ऐसे इस तरह आगे चल रहे हैं। तो यहाँ पे फर्क कहाँ पे आ रहा है, मेनली हाइड्रोजन बॉन्डिंग है यहाँ पर भी जो रिस्पॉन्सिबल है बीटा कन्फर्मेशन में। तो यहाँ पे एंड देखें इसका, ये कार्बोनल ग्रुप है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये नाइट्रोजन। तो ये एंड कहाँ पे हो रहा है, नाइट्रोजन पे। तो एक तो ये बिल्कुल आमने सामने नहीं है, और दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पे देखें ये नाइट्रोजन से शुरू हो रही है और यहाँ एंड कहाँ पे हो रही है, ले कार्बोनल पे। ये कहाँ से शुरू हो रही है, कार्बोनल से और नाइट्रोजन पे। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि आपस में क्या है, एंटी पैरेलल है, इनकी डायरेक्शंस क्या है, अपोजिट है। तो इसलिए लेकिन यहाँ पे आप एक और चीज़ देखें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिल्कुल आमने सामने है, कार्बोनल ग्रुप और नाइट्रोजन के ऊपर जो हाइड्रोजन बॉन्ड है यहाँ पे। तो ये थी एंटी पैरेलल। जो यहाँ भी देखें आर ग्रुप्स क्या कर रहे हैं, आउट ऑफ प्लेन प्रोट्रूड कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पैरेलल शीट। यहाँ पे देखें सारी शीट सेम जगह से स्टार्ट हो रही है, सेम जगह एंड हो रही है, यानी कि बिल्कुल सेम लेयर्स एक दूसरे के ऊपर मौजूद है। जब सेम एक दूसरे के ऊपर मौजूद होंगी तो फिर क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के पैटर्न यहाँ पर मुख्तलिफ हो जाएंगे। यहाँ पर आप नीचे भी ये इसका साइड व्यू देख सकते हैं, बिल्कुल देखें आमने सामने मौजूद है, मतलब ये पैरेलल है। तो ये मुख्तलिफ इसकी कन्फर्मेशन की टाइप्स हैं कि बीटा शीट्स किस तरह पाई जाती है। सिंपल सी चीज़ है, इसमें कुछ इतना ज़्यादा डिटेल है, कुछ ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है, बस एक कन्फर्मेशन के बारे में आपने इंट्रोडक्शन पढ़ना है। बाकी थोड़ी बहुत अगर आप ऐसी डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो आप बुक से पढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो अगली चीज़ है वो बीटा टर्न्स है। बीटा टर्न्स क्या होते हैं, देखिए जब भी एक पॉलीपेप्टाइड चेंज आ रहे होते हैं, ये देखिए अगर चाहे वो अल्फा हेलिक्स की शक्ल में आए चाहे बीटा शीट्स में है, तो कहीं ना कहीं से आके वो टर्न लेता है। तो ये जो टर्न्स है मोस्टली जो उनमें से ज़्यादा है जो आम है वो क्या है, बीटा टर्न्स है। तो यहाँ पे देखिए ये टर्न होते हैं, ठीक है, समझाए। उसके बाद ये अब आगे हेलिक्स है, फिर उसके बाद फिर टर्न लेना है शायद, फिर उसके बाद इसकी बीटा शीट्स हो। बीटा शीट्स में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जो इसके साथ साथ करीब कुर्बत में मौजूद है,
रेसिड्यूज उनके आपस में होती है। तो ये बीटा टर्न्स कौन से होते हैं, इसकी दो टाइप्स हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 में कितने हैं, एक टर्न में 4 अमाइनो एसिड्स आ रहे हैं। ये देखिए उसने बबल से शो के साथ नंबरिंग भी की हुई है कि ये एक अलग रेसिड्यू है, ये दूसरा रेसिड्यू, ये थर्ड वन और ये फोर्थ वन है। तो इस रेसिड्यू में देखें बिल्कुल हाइड्रोजन बांधने का पैटर्न अलग है, बिल्कुल आमने सामने है। जबकि टाइप 2 में क्या है, अच्छा यहाँ पे देखें ये कार्बन नंबर 1 है, अमाइनो एसिड नंबर 1 और ये अमाइनो एसिड नंबर 4 के दरमियान है। यहाँ पे हाइड्रोजन बांधने किसके दरमियान है, 1 और 4 के दरमियान है। जबकि टाइप 2 में क्या होती है, 1 और 3 के दरमियान होती है और हाइड्रोजन बांधने का पैटर्न भी थोड़ा बहुत मुख्तलिफ है, बिल्कुल आमने सामने ये चीज़ें नहीं मौजूद। तो ये बस बीटा टर्न्स क्या होते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन जो ग्लोबुलर प्रोटीन के स्ट्रक्चर में जहाँ भी टर्न लेता है तो उनमें जो मोस्ट कॉमन टर्न्स हैं, टर्न किसकी बेस पे हम बीटा टर्न भी कह रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ रेसिड्यूज एंड पैटर्न्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट बिटवीन देम। तो ये थी चंद एक चीज़ें बेटा, बाकी इसमें आप लोग थोड़ी बहुत इसकी स्टडी करें। तो यहाँ भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बताया मैंने आप लोगों को, लेकिन अगर आप पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाहते हैं तो जो मोस्टली चीज़ पूछी जाती है वो जनरली सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अल्फा हेलिक्स और बीटा कन्फर्मेशन को हमें डिस्कस करना होता है कि इसकी कौन कौन सी कन्फर्मेशन है। तो अल्फा हेलिक्स क्या होता है, मैं इसकी समरी बयान कर रहा हूँ। आप अल्फा हेलिक्स क्या था, अमाइनो एसिड्स ने आपस में मतलब उसकी जो रोटेशन थी टर्न करने के बाद मोस्ट एक एक्सिस के गिर्द उन्होंने रोटेशन की और उसमें क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है फर्स्ट थर्ड और फोर्थ रेसिड्यू के दरमियान, तो उसकी वजह से वो स्टेबलाइजिंग फैक्टर था और हेलिक्स की रोटेशन होती गई। तो राइट हैंडेड लेफ्ट हैंडेड का कंसेप्ट हमने उसके बाद इसका पढ़ा है। छोटी सी मैं एक स्टीरियो केमिस्ट्री का पॉइंट भूल गया था। तो मोस्टली जो आइसोमर्स होने चाहिए ना स्टीरियोमर्स अमाइनो एसिड के, वो एक तरह के होने चाहिए, या डी आइसोमर्स होने चाहिए या एल होने चाहिए। और हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि मोस्टली हमारी बॉडी में कौन से आइसोमर पाए जाते हैं, एल फॉर्म्स में अमाइनो एसिड होते हैं। तो फिर उसके बाद बीटा शीट्स क्या होती हैं, बीटा शीट्स की दो टाइप्स कौन सी हैं, पैरेलल फॉर्म में पाई जाती हैं या फिर एंटी पैरेलल फॉर्म में पाई जाती हैं। फिर बीटा टर्न्स क्या है, बीटा टर्न्स चले एक अलग चीज़ है, लेकिन बीटा शीट्स आपने ये बस बेसिक छोटा सा मुख्तसर सा टॉपिक था जो हमारा, जो चीज़ें आपने करनी। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह टर्शियरी और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। शुक्रिया।